So hello guys, welcome to Dr. Ravi Science World. So I hope you are doing well. So बेटा जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो थी, लास्ट वीडियो में हमने जितने भी कार्बोहाइड्रेट के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे. सो आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन और एंजाइम्स और विटामिन के बारे में. तो इसमें बचा हुआ जो पोर्शन है कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो बायोमोलिक्यूल का, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगी आपकी ये वीडियो, और ये वीडियो देखने के बाद आपको बायोमोलिक्यूल में कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से. सो हम मेजर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा प्रोटीन होते क्या हैं. प्रोटीन जैसे कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेराइड्स कहते थे, वैसे ही प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं. पहली चीज तो ध्यान रखना, वो पॉलीसैकेराइड से, उसमें बहुत सारे सैकेराइड्स थे, मोनोसैकेराइड जुड़े हुए थे, वैसे यहां पे बहुत सारे पेप्टाइड के बॉन्ड्स हैं. जैसे कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट मोनोसैकेराइड थी, इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है अमाइनो एसिड. और अमाइनो एसिड का बेटा आपको स्ट्रक्चर बहुत इजी है. देखो, कार्बन, ऊपर हमने एक R ग्रुप लगाना है, नीचे एक हाइड्रोजन, इधर एक C डबल बॉन्ड OH और इधर एक NH2 ग्रुप लगा देना है. इधर NH2 ग्रुप है, इधर COH ग्रुप है, ऊपर R ग्रुप है, नीचे H है. ये एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है सारे अमाइनो एसिड का. जितने भी अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं सारे इसी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेंगे. ये तीनों चीजें सेम रहेंगी, बस R की वैल्यू बदल जाएगी. जैसे अगर मैं R की जगह पे H कर देता हूं, ग्लाइसिन बन जाएगा. R की जगह पे अगर मैं CH3 कर देता हूं, एलेनिन बन जाएगा. R की जगह पे CH2CH3 कर देता हूं तो वेलेनिन बन जाएगा. तो R की वैल्यूज बदलती रहेंगी, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी. तो मेरे अलग अलग अमाइनो एसिड्स बनते रहेंगे. अब क्या है पेप्टाइड बॉन्ड? एक अमाइनो एसिड, मैं क्या करता हूं, इस अमाइनो एसिड को और अच्छे से लिख लेता हूं. इसको मैं कहता हूं C डबल बॉन्ड OH. और एक और कोई अमाइनो एसिड ले लेता हूं. कॉमनली मैं इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, C डबल बॉन्ड OH और इधर H, और इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूं. बेटा बहुत सिंपल है. पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन हमेशा एग्जाम में आती है. जैसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, वैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड भी इंपॉर्टेंट है. क्या होगा, एक अमाइनो एसिड ऐसे बनाओ, एक और अमाइनो एसिड बनाओ. डोंट वरी अबाउट द R को R ही रखो. इसका OH और इसका H दोनों निकल जाएंगे. क्या निकल गया? वाटर. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड इज ड्यू टू द डिहाइड्रेशन. ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई और नीट के अंदर. अब मेरे पास इधर क्या बना, ये वाला H भी निकल जाएगा उधर CO के साथ, ये वाला OH निकल जाएगा उधर वाले N के साथ. तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जनरलाइज स्ट्रक्चर बन जाएगा पॉलीपेप्टाइड का. CRH C डबल बॉन्ड O NH CRH और C डबल बॉन्ड O. ये वाला जो बॉन्ड है ना CO और NH के बीच का, इसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आना ही आना है. 99% चांस होते हैं भाई राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकोसाइडिक एंड द पेप्टाइड बॉन्ड. अब ग्लाइकोसाइडिक हम प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं. ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया. ये दो स्ट्रक्चर बनाओ, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाओ. CO और NH के बीच का बॉन्ड जो है, दो अमाइनो एसिड के बीच का, क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड. अब ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलके क्या बनाएंगे? पॉलीपेप्टाइड. और पॉलीपेप्टाइड क्या कहलाता है? प्रोटीन. एंड प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी. ओके, आई होप आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बहुत सिली समझ में आ जाएगा. अब इस इतने से स्ट्रक्चर से, इस एक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर से दो क्वेश्चन और पूछ बनते हैं. वो दो क्वेश्चन क्या है वो भी समझ लो. RHC डबल बॉन्ड OH और ये क्या है? NH2. यहां लोन पेयर है, ये OH है. अब क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहां नेगेटिव, और यहां पे आ जाएगा तो यहां पॉजिटिव. अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल अमाइनो एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दोनों चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव. यहां पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, यहां पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है.
जहां नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं उसको हम लोग ज्विटर आयन कहते हैं बेटा। तो ज्विटर आयन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है भैया ज्विटर आयन क्या होता है। अमाइनो एसिड का वो रूप है जिसके अंदर कैटायनिक और एनायनिक दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। तो ओवरऑल ये न्यूट्रल ही रहेगा जैसे अमाइनो एसिड होता है, लेकिन ये मेरा क्या कहलाएगा, ज्विटर आयन कहलाता है। ओके, अब आप लोगों ने एक चीज ध्यान से अगर देखी होगी कि जो मेरा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के पास चारों की चारों वैलेंसीज 1 2 3 4 चारों वैलेंसीज अलग अलग हैं, और चारों वैलेंसीज जिस कार्बन की अलग होती हैं वो कार्बन क्या कहलाता है, एसिमेट्रिक कार्बन कहलाता है। अब एसिमेट्रिक कार्बन है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा मतलब या तो ये डी फॉर्म शो करेगा या तो ये डेक्स्ट्रो होगा या ये लीवो होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन। अब ध्यान रखना जितने भी 20 अमाइनो एसिड्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे अमाइनो एसिड्स में से केवल एक अमाइनो एसिड जहां पे हम आर की जगह पे एच लगा देते हैं, सबसे इनिशियल वाला अमाइनो एसिड, ठीक है, जिसका नाम है क्या, ग्लाइसिन, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव क्यों रहता है, क्योंकि यहां भी हाइड्रोजन, दो पोजीशन सेम हो जाएंगी तो वो क्या कहलाएगा, मेरा सिमेट्रिक कार्बन बन जाएगा, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईई मेंस के लिए और नीट के लिए भी कि कौन सा एक अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो ग्लाइसिन इज द वन। ठीक है, आई थिंक यहां तक बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, प्रोटीन बहुत इजी होता है। ओके, सो हमारे पास क्या हुआ, हमें अमाइनो एसिड का पता चल गया, ज्विटर आयन का पता चल गया और ऑप्टिकल एक्टिविटी का पता चल गया। अब हम बात करते हैं बेटा, अमाइनो एसिड जो हैं वो दो पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं। अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। अब देखो इसके लिए ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल क्या मतलब। अब सिंपल सी लॉजिक है, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि भैया एसेंशियल क्या है, एसेंशियल का मतलब जिसकी मुझे जरूरत है जो मेरे पास नहीं है। अब मैं कहूं कि भैया मेरे पास दोनों आंखें, तो मुझे मेरे को कोई बंदा आंख देगा तो मेरे को आंख की क्या जरूरत है, लेकिन एक अंधे बंदे, एक काने बंदे के पास आंखों की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए एक एसेंशियल हो गया। जिसके पास जरूरत नहीं है वो एसेंशियल, और है तो फिर जरूरत नहीं है। तो ऑल दोज अमाइनो एसिड्स which are not present in body, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं वो एसेंशियल है, और जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं इन बॉडी वो मेरे पास क्या कहलाएंगे, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाएंगे। नॉन एसेंशियल कौन से होंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, और कौन से प्रेजेंट होंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज्ड होंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर ही बन रहे हैं, सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं, वो नॉन एसेंशियल। और जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज्ड या नॉट सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, एसेंशियल कहलाएंगे। अब एसेंशियल के लिए एग्जांपल, नॉन एसेंशियल का एग्जांपल सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। एक ऐसा बंदा है जो नॉन एसेंशियल भी है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है, नाम आपको पता होगा क्या, ग्लाइसिन। सो ग्लाइसिन और एलेनिन दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, ग्लाइसिन और एलेनिन, तुम इजिली याद रख सकते हो। और एसेंशियल के लिए एग्जाम्पल लिखोगे तो वेलेनाइन और ल्यूसिन। ल्यूसिन और वेलेनिन तो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, दो अच्छे एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, एसेंशियल वाले के। ठीक है, तो आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। हाँ, इसके ऊपर बेटा जेईई मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आता है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं अच्छे से। क्या आता है, कई बार आप लोगों को कोई ऐसा अमाइनो एसिड पूछ लेते हैं कि भैया दिस अमाइनो एसिड इज एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ठीक है, तो आपको 20 अमाइनो एसिड आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, उन 20 अमाइनो एसिड को क्लासिफाई कर लो, 10 एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल है, और उनकी ट्रिक से लर्न कर लो उनको, भाई कौन से एसेंशियल है कौन से नॉन एसेंशियल है। जेईई मेंस में और नीट के अंदर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भैया कौन सा एसेंशियल है कौन सा नॉन एसेंशियल है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर
कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब हम आगे चलते हैं बेटा। तो अब मुझे अमाइनो एसिड्स के बारे में सारी चीजों का पता चल गया, और अब मुझे ये पता चल गया कि मेरे अमाइनो एसिड मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। अब जब प्रोटीन का पता चल गया ना, तो प्रोटीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। अब फाइब्रस प्रोटीन के अंदर हम देखें क्या होता है। फाइब्रस प्रोटीन के अंदर मेरे पास दो पैरेलल चेन्स रन करती हैं विद आ डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड। जैसे एक ये चेन है, एक ये चेन है, इनके बीच में हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे। ठीक है, इस फाइब्रस प्रोटीन की खास बात क्या होती है, ये इनसोल्यूबल होगा इन वाटर, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होगा। और बहुत अच्छा एग्जांपल है तुम्हारे पास, क्या है एग्जांपल है, कैरेटीन। कैरेटीन इज ए वेरी गुड एग्जांपल। कैरेटीन हमारे बालों के अंदर होता है, देखो। हाँ, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूं, बाय द वे, गलती से भगवान ऐसा करता कि भैया फाइब्रस प्रोटीन तेरे वाटर सोल्यूबल हैं और बालों को गलती से कैरेटीन से ही बना दिया होता, और कैरेटीन अगर वाटर सोल्यूबल होता तो बंदा नहाने जाएगा और टकला होकर ही निकलेगा, क्योंकि पानी के अंदर घुल जाएंगे हमारे बाल। लेकिन बालों के अंदर जो कैरेटीन है वो क्या है मेरे पास, फाइब्रस प्रोटीन है, जो कि मेरे पास क्या है, इनसोल्यूबल इन वाटर है। तो आई होप आपको फाइब्रस प्रोटीन का सिस्टम समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स पैरेलली रन करती हैं, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना के, और साथ में डाइसल्फाइड की लिंकिंग होती है। तो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट। ग्लोबुलर प्रोटीन की खास बात क्या होती है, ये कोइल्ड होता है, कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये कोइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये कोइलिंग हो जाएगी, सिंगल कोइलिंग, डबल कोइलिंग, ट्रिपल कोइलिंग वगैरह हो जाएगी। और इसकी खास बात क्या होती है, ये वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन, जो कि हमें पता है, हर बच्चे को पता है इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे लिए डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हम नॉर्मली इंजेक्शंस लगाते हैं, आपको पता ही होगा हर बच्चे को। तो इंसुलिन एंड कैरेटीन आर वेरी गुड एग्जांपल ऑफ फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। कई बार बहुत फ्रीक्वेंटली रैंडम क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, तो आपको यहां समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस। ओके, अब प्रोटीन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे 4 अलग टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मेजर आता है बेटा, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आता है। और ये कौन से हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और सबसे इजीएस्ट आंसर है इस पूरे चैप्टर का, प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये भैया तुम्हारा सेकेंडरी, ये तुम्हारा टर्शियरी, और ये तुम्हारा क्वाटरनरी। बहुत ज्यादा क्वाड्रेटिक सिस्टम कर दोगे तो वो क्वाटरनरी हो जाएगा। हाँ, प्राइमरी के अंदर एक नॉर्मल चेन होगी, वही CONH का बॉन्ड बनेगा। यहां पे मेरे पास क्या होगा, सेकेंडरी के अंदर 2 स्ट्रक्चर आ जाते हैं। सेकेंडरी के अंदर आ जाता है एक अल्फा हेलिक्स, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर आ जाता है, और एक बीटा शीट आ जाता है, जहां पे मेरे पास 2 अलग अलग शीट्स आपस में ज्वाइन हो जाती हैं। ठीक है, शीट्स अलग अलग, जैसे मेरी 4 फिंगर्स हैं, इनके बीच में बॉन्ड्स बन जाए तो वो CONH का बॉन्ड आपस में बन जाता है। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट का भी एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को थोड़ा सा डिटेल में समझाओ। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट 2 तरह का होता है। अल्फा हेलिक्स में क्या होगा, यहाँ CONH तो चलेगा, यहाँ पे C और NH का आपस में लिंकिंग भी हो जाएगी, तो थोड़ा सा ज्यादा क्वाइल्ड हो जाएगा, जैसे डीएनए की क्वाली होती है। तो डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसी के बेसिस पे इसका नाम अल्फा हेलिक्स रखा गया। टर्शियरी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइलिंग हो जाती है, ठीक है, और क्वाटरनरी के अंदर डेंस कॉइलिंग हो जाती है। तो ये मेरे 4 मेजर डिफरेंस हैं, या 4 मेजर टाइप्स हैं किसके, प्रोटीन के, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन का एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को मैं तुम्हें समझा रहा हूं, समझना। वो मेजर क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को कहते हैं भैया डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझना क्या होता है, जो हमारा प्रोटीन होता है ना,
वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, कंसंट्रेशन हो गई, इनके ऊपर डिपेंड करता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। अब अगर मैं कोई भी एक फैक्टर के अंदर बदलाव करता हूं, जैसे टेम्परेचर में बदलाव कर देता हूं या पीएच के अंदर थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं, तो वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। होता क्या है, द टर्शरी, सेकेंडरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर of protein get destroyed and primary structure remain intact। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है जैसे का तैसा रहेगा। on any change in factors like pH and temperature, this destruction of secondary, tertiary and quaternary structure is known as denaturation of protein। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे कर्डलिंग ऑफ मिल्क एंड हार्डनिंग ऑफ एग वाइट। जो तुम्हें दही होती है, दही बनती है ना, देखो वाइट जो हमारा मिल्क होता है, मिल्क के अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन होता है हमारे पास। तो प्रोटीन के अंदर थोड़ा सा हम दही डाल देते हैं, इनोकुलम डाल देते हैं, उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, दही को मिल्क के प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, ठीक है, और वो कर्लिंग हार्ड हो जाते हैं, गल्ले से बन जाते हैं उसके। और वैसे ही अंडे को जब हम उबालते हैं, टेम्परेचर में बदलाव करते हैं, तो उसका येलो व्हाइट कलर का जो मैटर है वो भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो हार्ड हो जाता है। सो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट। मेरी डेफिनेशन आपको दिख रही होगी, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सिंपल सा लॉजिक। अगर आप डेफिनेशन भूल भी जाते हो तो याद रखना कि भैया सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन गेट डिस्ट्रॉयड एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, जैसा था वैसे ही रहेगा, ठीक है। एंड दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर due to any change in the factors like pH and temperature is known as the denaturation of protein। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं बेटा तुम लोगों को, एक डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और एक इन्वर्जन ऑफ शुगर। कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पेप्टाइड और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था, वैसे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और इन्वर्जन ऑफ शुगर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हमारे पास प्रोटीन में यही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली नहीं बनता। ये रैंडमली आज क्वेश्चन है, पिछले 10 से 12 साल से यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, ग्लोबुलर फाइब्रस प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है, या टाइप्स ऑफ प्रोटीन बताओ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, व्हाई अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होते हैं, कौन सा अमाइनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब जबकि हम लोगों को प्रोटीन का क्लियर हो गया है, अब हम बात करते हैं किसकी, हमारा अगला टॉपिक है वो है क्या, एंजाइम। एंजाइम्स के ऊपर बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है, केस बेस्ड स्टडी के अंदर एंजाइम्स के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ देते हैं, उसके ऊपर पूछ लेते हैं एंजाइम होते क्या हैं। एंजाइम्स को हम लोग एक वर्ड में डिफाइन करेंगे तो ये बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं। अब कैटलिस्ट का तुम सबको पता है क्या होता है, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। वैसे ही बायो कैटलिस्ट क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही है उनको बढ़ा देगा, ठीक है। अब एंजाइम्स को पहचानने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं, एवरी एंजाइम एंड विद अ एस। हर एक एंजाइम के एंड में तुम्हारे पास एस लगा रहेगा, ठीक है। अब एस कैसे, माल्टेज, सुक्रेज, जाइमेज, इन्वर्टेज एंड सोन। आपको एक लिस्ट दिख रही होगी कुछ एंजाइम्स की, मैं दिखा रहा हूं बोर्ड के ऊपर, ठीक है। अब क्या होता है ये, जैसा जिसका नाम वैसा उसका काम। माल्टेज क्या करेगा, माल्टेज क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। किसको ब्रेक करेगा, माल्टोज को। जो माल्टोज को तोड़ेगा वो माल्टेज, जो सुक्रोज को तोड़ेगा वो सुक्रेज। जो अब बात आती है क्या, ये एंजाइम्स काम कैसे करते हैं। एंजाइम्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करते हैं। और डाइजेशन तुम्हें पता है एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। हमें जिंदा रहना है तो डाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और तुम्हें शायद जो बायोलॉजी के बच्चे होंगे
उनको ये पता होगा हमारी बॉडी के अंदर 90% ऑफ द डिसीजेस है ना दैट अराइज फ्रॉम द स्टमक ओनली, पेट से ही शुरू होती है मैक्सिमम बीमारियां, ठीक है। अब डाइजेशन की खास बात क्या होती है, जितने भी एंजाइम है ना वो सारे के सारे स्पेसिफिक कंडीशन में बात करते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन पे ही काम करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक कंडीशन कैसे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करेंगे, एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करेंगे, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे काम करेंगे। जब एक पर्टिकुलर पीएच और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे काम करेंगे तो हमें पता चल गया कि भैया अगर मेरे को बुखार हो गया है, ठीक है, और मेरे पेट के अंदर पेप्सिन जा रहा है लेकिन वो पेप्सिन काम नहीं करेगा, इसलिए बुखार होते समय हमें कुछ भूख नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि हमारे एंजाइम्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते हैं। पेट के अंदर एसिडिटी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है स्टमक में, तो हमें ब्लॉटिंग शुरू हो जाएंगी, वोमिट आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे एंजाइम्स वो काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं काम करेंगे? पेट भरा भरा लगेगा। वो सारे कारण क्या हैं? इन चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी का। टेम्परेचर कम हो जाए तो भी दिक्कत, ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत, हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अब ये जो एंजाइम्स है काम कैसे करते हैं, लास्ट टॉपिक एंजाइम्स के ऊपर। इस मेथड को हम कहते हैं की लॉक मैकेनिज्म, की एंड लॉक मैकेनिज्म। अब की एंड लॉक मैकेनिज्म क्या कहता है बेटा? की एंड लॉक मैकेनिज्म क्या कहता है, जो मेरा एंजाइम है ना, एंजाइम मेरा एक की तरह काम करता है। सपोज मेरी एक ही की है, मैंने ऐसे कुछ बना दिया, और ये जो की है ना ये किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिस्टम के ऊपर ही काम करेगी। ये इसी के साथ, ये एंजाइम है और ये मेरा सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर जाके काम करना है। अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ऐसे बाइंड अप हो जाएंगे, ये दोनों ऐसे बाइंड अप हो जाएंगे, और ये बाइंड अप होने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। दिस इज नोन एज EX कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा, और एंजाइम जैसे का तैसा बाहर आ जाएगा, और ये जो सबस्ट्रेट है ये दो तुम्हारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा, ये दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना लेगा। वेरी सिंपल मैकेनिज्म भैया, सिंपल सा लॉजिक क्या है, ये मान लो सपोज मैं कहता हूं ये मेरे जो हाथ हैं ये मेरे सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, आया इसके साथ अटैच किया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, इसको दो टुकड़ों में तोड़ा एंड वेंट अवे, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मैं पेप्सिन को माल्टेज की जगह पे यूज कर सकता हूं, क्या मैं माल्टेज को सुक्रेज की जगह पे यूज कर सकता हूं, क्या मैं सुक्रेज को इन्वर्टेज की जगह पे यूज कर सकता हूं? नहीं। खास बात क्या होती है, देखो मेरी इन उंगलियों में सेट होने के लिए मुझे यही उंगलियां चाहिए, अगर छोटी उंगलियां होंगी बड़ी होंगी वो सेट नहीं हो पाएंगी। तो लॉजिक कहता है, लॉजिक क्या है इसके पीछे, लॉजिक ये है कि दीज आर स्पेसिफिक इन नेचर, एक एंजाइम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन को ही कैटेलाइज कर पाता है, जैसे कि हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा हुआ है। सेम वही लॉजिक हमारा एंजाइम्स के ऊपर लगता है। तो आई होप आपको एंजाइम्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बेटा। इसके अंदर कुछ खास नहीं आएगा, जो आपको लिस्ट दिख रही है इन्हीं कुछ एंजाइम्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो लिस्ट है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स आपको मेंशन किए हुए हैं, इन एंजाइम्स के इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको मेंशन किए हुए हैं, तो ये आप ध्यान से रखना। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है विटामिन। विटामिन्स। अब विटामिन्स क्या होते हैं बेटा? विटामिन्स वो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ऑब्वियसली बायोमोलिक्यूल चैप्टर है तो वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जिनकी डेफिशिएंसी कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसीजेस को अराइज कर देती है, मतलब जिनकी कमी की वजह से हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, वो मेरे पास क्या कहलाते हैं? विटामिन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के होते हैं, एक कहते हैं फैट सोल्यूबल और दूसरा है मेरा क्या? वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल सिंपल याद रखना, एडैक याद रखो, एडैक, ADEK, एडैक। बाकी सारे इसके अंदर C, B1, B2, B3, B6 एंड सो ऑन, जितने फैमिली, बस एडैक वाले जो है फैट सोल्यूबल है, बाकी सारे मेरे वाटर सोल्यूबल है। अब विटामिन के ऊपर क्या क्वेश्चन आता है बेटा? विटामिन के ऊपर क्या क्वेश्चन आता है? ये क्वेश्चन आता है पहला क्वेश्चन कि भैया विटामिन सी को हमारी बॉडी के अंदर क्यों स्टोर नहीं करते हैं, क्यों स्टोर नहीं कर सकते हैं? क्या कारण होगा? ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन है, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होगा, पानी के साथ घुल के वो निकल जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। दूसरा, जो हमारे पास
कुछ विटामिन हैं, जैसे कि आपको मेरे टेबल दिख रहा होगा, ये टेबल आपको दिख रहा है अच्छे से। इस टेबल के अंदर आपने एक चीज देखी होगी कि मैंने विटामिन का साइंटिफिक नेम और उससे होने वाले बीमारी दोनों ही लिखी हुई है पैरेलली। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, भैया विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमिन। विटामिन B6 का क्या है, पायरोडॉक्सिन। विटामिन के को क्या कहते हैं, विटामिन डी को क्या कहते हैं। विटामिन डी से जैसे रिकेट्स होता है, विटामिन सी से जैसे स्कर्वी होता है। ये सारे मेजर क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और कई बार विटामिन के ऊपर हमारे पास केस बेस्ड स्टडी आ जाती है, जैसे ऐसे कौन सा विटामिन है जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, तो विटामिन ई। ऐसा कौन सा विटामिन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए, तो विटामिन के। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड। तो ये टेबल आप अच्छे से कर लोगे तो आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है बेटा, हम मेजर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर इस पोर्शन में से गिनती के 3 क्वेश्चन ही बनते हैं। वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड 2 तरीके के होते हैं, आपको पता है, डीएनए और आरएनए। पहला क्वेश्चन तो ये, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। डीएनए आरएनए में डिफरेंस बायो वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि वो बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन जो नॉन बायो वाले हैं, जैसे नॉन मेडिकल वाले हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। बस ध्यान रखना बेटा, इसकी गिनती के 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता रहा हूं, इजिली याद हो जाएंगे। डीएनए का पहले नाम लिख लो, जैसे आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं दोनों में डिफरेंस। तो डीएनए का नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर जो शुगर होती है वो राइबोस, इसके अंदर जो शुगर होती है वो डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, इसके अंदर राइबोस शुगर होती है। इसके अंदर इसके अंदर मेरे पास थायमिन पाया जाता है, इसके अंदर मेरे पास यूरासिल पाया जाता है। ध्यान रखना, इसके अंदर यूरासिल नहीं होता है, इसके अंदर मेरे पास क्या होता है, यूरासिल होता है, ठीक है। और डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब डबल स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड्स हैं इसके अंदर। डीएनए के ये 2 स्ट्रैंड्स हैं और आरएनए के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिस्टम में बताया मेरे पास, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है। ओके, डीएनए जो है रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, हेरिडिटी में हेल्प करता है, और आरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। एक ये मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस, जो आपको मेरी स्क्रीन पे बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आरएनए के टाइप्स पूछ लेते हैं आपसे। आरएनए के 3 टाइप है बेटा, कौन कौन से, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। ये तीनों के तीनों आरएनए जो है मेरे पास प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। बायो वाले बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, मैसेंजर आरएनए जो एक टेम्पलेट की तरह काम करता है, राइबोसोमल आरएनए उसको कैच करने का काम करता है, और ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है, ठीक है। नॉन मेडिकल वाले बच्चे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इतना ही भी लर्न कर लोगे, मोर देन एनफ है। बहुत ज्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एक मेजर क्वेश्चन यही है, डीएनए आरएनए में डिफरेंस और टाइप्स ऑफ आरएनए। इसके अलावा मैंने अभी तक कोई ऐसा बड़ा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं देखा अभी तक के एग्जाम्स में, ठीक है। पिछले 8-10 साल में यही क्वेश्चन पूछे गए न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है। तो इतने ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। दिस इज मोर देन एनफ फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। इतना अगर आपने कर लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर मिस नहीं होगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये वीडियो मोर देन एनफ है। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन रह जाती है, कोई कंसेप्ट ऐसा अनटच रह गया है जो मैंने टच नहीं किया है, प्लीज कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।